हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ओजोन परत के क्षरण के बारे में। भाई जो ओजोन परत है उसमें किस प्रकार से क्षति हो रही है, उसमें किस प्रकार से छेद हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम बात कर रहे थे पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन परत के बारे में। उसके बाद हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हमारे दो टॉपिक होंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और दोस्तों आप है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज हो चुके हो, ना तो आप वीडियो को देखते हो ना शेयर करते हो। यार व्यू आ रहे हैं 50-50, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊंगा ऐसे, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाऊंगा। और दोस्तों मेरे को नहीं चाहते हुए भी ये क्लासें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को भी भूख लगती है, मेरे को भी कमाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं इस चैनल के ऊपर काम करूं, मैं दूसरे चैनल के ऊपर भी काम कर सकता हूं और करता भी हूं, है ना। दूसरे चैनल के ऊपर काम करके मैं 15-20 हज़ार रुपये आराम से महीने के या एक वीडियो के कमा सकता हूं, इतनी कैपेसिटी है। लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में इस चैनल के ऊपर पढ़ा रहा हूं। आपके कहने पर ही मैं इस चैनल को तैयार किया था और आपके कहने पर ही, आपकी मर्जी से ये चैनल आगे चल रहा है। अगर आप नहीं चाहोगे तो ये चैनल आगे नहीं चलेगा। मैं बार बार बोलता हूं आपको, वीडियो को शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। यार बिल्कुल भी शेयर नहीं करते यार। रोजाना एक बच्चे को भी नहीं जोड़ सकते, है ना। आपसे एक दोस्त की तरह व्यवहार करके देख लिया, एक भाई की तरह व्यवहार करके देख लिया। अब बताओ और क्या करूँ मैं आपके लिए, क्या करना पड़ेगा मेरे को वो बता दो। आपके पास मेरे नंबर हैं, उन नंबर पे आप मैसेज कर दो, फ़ोन कर दो कि भाई सर आप ऐसे करो तब आपका थोड़ा सही हो सकता है। तो कुछ तो बताओ यार, ऐसे स्वार्थी मत बनो, ऐसे स्वार्थी मत बनो। मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, है ना। जो क्रियाएँ आप में होती हैं वो क्रियाएँ मेरे में भी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेरी स्थिति के स्थिति को नहीं देखते हुए फिर भी मैं आपके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा आप लिहाज रखो, थोड़ा सा अपना कर्तव्य निभाओ। वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना, अपने दोस्तों तक। आपके पास ग्रुप है, ग्रुप में कोई शेयर नहीं करता। मेरे पास भी 5-7 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें मैं जुड़ा हूँ, आपके ही ग्रुप में वो, लेकिन उनमें शेयर करते ही नहीं आप। उनमें सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन आप करते नहीं हो। ये आपकी गलती है दोस्त, कर दिया करो, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ओजोन अपघटन के बारे में। चलिए, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं ओजोन अपघटन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओजोन अपघटन के बारे में। आज हमारी जो दूसरी पर्यावरणीय समस्या है उसका नाम है ओजोन अपघटन। ओजोन अपघटन। आज हम ओजोन अपघटन के बारे में चर्चा करेंगे। ओजोन अपघटन है क्या? देखिए, ओजोन अपघटन, हाँ, तो सबसे पहले बात ये ओजोन क्या होती है, ओजोन क्या है। देखिए, ओजोन एक प्रकार की गैस है। ओजोन एक प्रकार की गैस है और ओजोन एक प्रकार की गैस है। ओजोन गैस ने हमारे थोड़ी सी ऊपर, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर क्या कर रखा है, एक परत बना रखी है, उसको बोलते हैं ओजोन परत, है ना। उसमें छेद हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कैसे बचा जा सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजोन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन क्या है, तो ध्यान से समझना। जब ऑक्सीजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु, यानी ये तो क्या है, परमाणु है, ये तो ऑक्सीजन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का क्या है, आयन। ये ऑक्सीजन का क्या है, आयन है। ये ऑक्सीजन का क्या है, आयन। यानी जब ऑक्सीजन का जो परमाणु और आयन आपस में मिलकर के, ऑक्सीजन का परमाणु और आयन आपस में मिलकर के क्या करते हैं, ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन का आयन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, O3 का निर्माण करते हैं। और इस O3 को ही क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसे क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। O3 को ओजोन कहा जाता है, O2 को भी ऑक्सीजन कहा जाता है, इसको भी ऑक्सीजन कहा जाता है। लेकिन ये तो परमाणु है और ये क्या है, आयन है। ये क्या है, आयन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन का आयन मिलकर के ओजोन यानी O3 का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ये जो ओजोन होती है ये नीले रंग की गैस होती है। कैसी गैस होती है, नीले रंग की गैस, नीले रंग की गैस होती है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये क्या है, एक प्रकार की नीले रंग की गैस है। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन आयन मिलकर के O3 का निर्माण करते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और ये किस प्रकार की होती है, ये
नीले रंग की गैस होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो ओजोन परत है, हमारी जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। जैसे मंडल आप लोग को पता होगा, पृथ्वी मंडल हो गया, उसके बाद समताप मंडल, सममंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, ये आपने सुना होगा। जब मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको ये सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसी प्रकार इसी में एक मंडल आता है जिसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अब ओजोन की मोटाई भी आपसे पूछी जा सकती है। ओजोन की मोटाई किस यूनिट में मापते हैं, यानी ओजोन की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखोगे आप ओजोन की मोटाई को, ओजोन की मोटाई को डोब्सन यूनिट में मापते हैं। डोब्सन यूनिट में मापते हैं। डोब्सन यूनिट में मापते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओजोन है, ओजोन की मोटाई को किस यूनिट के द्वारा मापा जाता है। तो आप ध्यान रखोगे किसके द्वारा मापा जाता है? डोब्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? डोब्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक डोब्सन का मान पीपीबी में कितना होता है? पीपीबी में कितना होता है? पीपीबी का मतलब होता है पर पार्ट बिलियन। पर पार्ट बिलियन यानी 1 बिलियन का पार्ट डोब्सन कहलाता है। तो एक पीपीबी का जो मान होता है ना, एक डोब्सन का मान किसके बराबर होता है? 1 पीपीबी के बराबर होता है। क्या होता है? 1 पीपीबी के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पी का मतलब पार्ट, पर पार्ट बिलियन यानी 1 बिलियन का पार्ट होता है कौन? ये डोब्सन। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको डोब्सन न देके पीपीबी भी दे दें तो भी आपको उत्तर पीपीबी रहेगा। यानी ऑप्शन में डोब्सन नहीं दिया और आपको क्या दे दिया? पीपीबी दे दिया। भाई ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है? डोब्सन में। लेकिन डोब्सन की जगह आपको पीपीबी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक डोब्सन का मान 1 पीपीबी के बराबर होता है, पर पार्ट बिलियन के बराबर होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल रहेगी। अब ये करती क्या है, इसका कार्य क्या है दोस्तों? ये हमारी सुरक्षा करती है, हमारे शरीर की या मानव की, या फिर ये मान सकते हो जीवों की यूवी यानी अल्ट्रावायलेट या फिर पेराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पेराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कौन करती है? ये ओजोन परत करती है। ओजोन परत जब मतलब सूर्य से पेराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? उनको अवशोषित कर लेती है और उनको हमारी त्वचा तक नहीं आने देती। अगर वो त्वचा तक आएंगी ना तो हमारे त्वचा का कैंसर हो जाएगा, हमारी आंख में कॉर्निया शोथ रोग हो जाएगा, है ना, अगर वो हमारी त्वचा तक आ जाती हैं तो ये क्या करते हैं? जीवों की यूवी किरणों से यानी पेराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं। जब पेराबैंगनी किरणें उससे टकराती है तो उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। पेराबैंगनी किरणों को कौन कर लेती है? ओजोन परत कर लेती है। कौन कर लेती है? ओजोन परत कर लेती है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओजोन का क्षरण क्या होता है। हमें तो ओजोन का क्षरण ही पढ़ना है, ओजोन का क्षरण है क्या उसके बारे में चर्चा करनी है। लेकिन ये कुछ बेसिक जानकारी थी किसके बारे में? ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है? सबसे पहली बात तो ओजोन एक प्रकार की गैस है, और ये जो गैस है ये किस किस से मिलकर के बनती है? ऑक्सीजन के परमाणु और ऑक्सीजन के आयन से मिलकर के बनती है, यानी O2 और O से मिलकर के O3 का निर्माण होता है। और ये एक नीले रंग की गैस होती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की जो मोटाई है उसको किस में मापा जाता है? डोब्सन यूनिट में मापा जाता है। और एक डोब्सन का मान किसके बराबर होता है? 1 पीपीबी के बराबर होता है, यानी पर पार्ट बिलियन के बराबर होता है। जीवों की जो पेराबैंगनी मतलब सूर्य से जो पेराबैंगनी किरणें आती हैं, उन पेराबैंगनी किरणों से जीव को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का काम इसी ओजोन परत का होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ये लाभदायक है और हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम चर्चा करते हैं ओजोन का क्षरण। भाई ओजोन का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है? ओजोन मतलब किस प्रकार से उसमें छेद हो रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे।
चलिए अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई ओजोन का क्षरण सबसे पहले कब देखा गया था, कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास है वो आपको सफल साबित हो रहा होगा या आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है या मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा व्यू आएंगे तो आपके भाई का मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। दोस्त मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरे व्यू आए या नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपको मैं मतलब क्या है वो है ना डांट दूंगा, आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, लेकिन फिर आपका भाई आपके लिए फिर से मेहनत करेगा। गिरने वालों में से नहीं है। मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास खाने को न हो, मेरे पास पहनने को न हो, मेरे पास रहने को न हो, कुछ भी न हो, लेकिन आपके लिए एक मोबाइल मेरे पास है, आपके लिए कंप्यूटर मेरे पास है, तो मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूँगा। बस अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपके लिए लाइव क्लास नहीं लेके आ पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ आपको, मैं इतनी साइंस आपको करवा दूंगा कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात के ऊपर आप विश्वास करो, इस बात के ऊपर आप विश्वास करो। मैं इतनी क्लास आपको दे चुका हूँ, किसी भी क्लास में अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने नॉर्मल करवाया है या मैंने इसी प्रकार से मतलब जल्दी में करवाने की कोशिश की, शायद एक भी क्लास ऐसी नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज, उसमें तो आपको मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ने का और सपोर्ट करने का, अपने भाई का सपोर्ट करो, थोड़ा सा सहयोग करो। आपके सहयोग से ही मेरा कुछ हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं ओजोन क्षरण के बारे में। ओजोन क्षरण के बारे में, ये भी ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है, सबसे पहले इसकी जानकारी कब मिली थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगाओगे ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना। देखो 1985 की बात है। 1985 में एक फोरमैन नाम का व्यक्ति था, एक फोरमैन नाम का व्यक्ति था, फोरमैन नाम का। तो फोरमैन नाम के व्यक्ति ने 1985 में नेचर नाम की एक पत्रिका थी, नेचर नाम की पत्रिका थी, और एक प्रतिवेदन था जिसका नाम था ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। उस प्रतिवेदन में ओजोन क्षरण की बात बताई गई थी। समझना, 1985 में फोरमैन ने नेचर नामक पत्रिका में, नेचर नामक पत्रिका में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे प्रतिवेदन में क्षरण की जानकारी बताई, क्षरण की जानकारी बताई। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पहली बात, ओजोन के क्षरण की सबसे पहले जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 1985 में। कब प्राप्त हुई थी? 1985 में प्राप्त हुई थी। किसने प्रदान की थी? फोरमैन ने प्रदान की थी। कौन सी पत्रिका में की थी? नेचर नाम की पत्रिका में की थी। और किस सर्वे में की थी या किस प्रतिवेदन में की थी? तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे। यानी कहने का मतलब, आप पत्रिका देखते होंगे और पत्रिका के अंदर कोई भी मतलब पत्रिका हो, उसमें मतलब उस पत्रिका का नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका यहाँ पर आता है, राजस्थान पत्रिका हो गया, या फिर दैनिक भास्कर, आप सब जानते हैं दैनिक भास्कर हो गया। इस प्रकार से एक नेचर नाम की पत्रिका थी। और अलग अलग, अब देखो जो दैनिक भास्कर है उसमें अलग अलग न्यूज़ आती रहती हैं, कोई किसी से संबंधित है, कोई किसी से संबंधित है। उसी प्रकार से उस नेचर नाम की पत्रिका में एक न्यूज़ थी, और उस न्यूज़ में, वो न्यूज़ किसकी थी? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की एक न्यूज़ थी। उस न्यूज़ यानी प्रतिवेदन में, उस प्रतिवेदन में इस क्षरण की बात बताई गई थी। ब्रिटिश अंटार्कटिक का सर्वे में इसकी बात बताई गई थी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात कब बताई गई थी? ये बात क्षरण की बात बताई गई थी कि भाई इस प्रकार से क्षरण हो रहा है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं कि भाई जो छेद है ना, छेद सबसे पहले देखा अलग, मतलब अलग टाइम गया था। छेद है ना वो अलग टाइम बाद में पहले देख लिया गया था, लेकिन इसकी जानकारी बाद में दी गई थी 1985 में, है ना। इससे 100 साल पहले इसमें छेद देख लिया गया था। इसमें छेद हो रहा है, किसके कारण हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2 बातें बताऊंगा, एक तो ये बात है, एक आगे और बताऊंगा। दोनों बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब
बात करते हैं कि भी ओजोन का क्षरण का कारण क्या है, इसका कारण क्या है। कारण भी आपको ध्यान रखना है, अभी कोई ना कोई तो कारण है जिसके कारण ये क्षरण हो रहा है, इसका अपघटन हो रहा है। तो दोस्तों एक तो है CFC गैस। कौन सी गैस है? CFC, एक CH4, CFC, CH4 और N2O के कारण इसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है? इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो CFC की होती है। मुख्य भूमिका किसकी है? CFC की। और CFC गैस को किस में डाला जाता है? CFC गैस को AC व रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में, AC व फ्रीज में इसको डाला जाता है। एक प्रकार की गैस होती है और ये AC और फ्रीज में काम आती है CFC गैस, है ना। CH4 गैस किससे प्राप्त होती है? CH4 गैस प्राप्त होती है किसी जीवाश्म को जलाने से। और N2O जो गैस प्राप्त होती है वो हमें फैक्ट्रियों से प्राप्त होती है, यानी किसी रासायनिक पदार्थ को जलाने पर N2O गैस प्राप्त होती है। तो ये तीनों गैस मिलकर के क्या करती हैं? इसमें छेद कर रही हैं, या इसको क्षरित कर रहे हैं, या इसमें क्षति पहुंचा रही हैं, या फिर इसका क्या कर रही हैं? अपघटन कर रही हैं। तो 2-3 बातें मैंने आपको बता दी कि जो ओजोन परत का क्षरण है वो किसके कारण हो रहा है? CFC गैस, CH4 गैस और N2O गैस के कारण। उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? CFC की होती है। और CFC गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? AC व फ्रीज से उत्पन्न होती है, AC व फ्रीज से उत्पन्न होती है। अब भाई इस CFC गैस में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ऐसा कौन सा परमाणु पाया जाता है जो इसमें छेद कर रहा है? तो ध्यान रखना, CFC का Cl परमाणु, Cl परमाणु कहाँ है? इसमें तो Cl परमाणु दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका आप नाम लिखोगे ना तो इसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब इसमें देखो क्लोरो से क्या बनेगा? क्लोरीन। इस क्लोरो के अंदर क्या है? क्लोरीन परमाणु है। इस क्लोरो के अंदर क्या है? क्लोरीन परमाणु। और क्लोरीन को क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। तो यही क्लोरो जो है ना, यही क्लोरो है, या यही जो क्लोरीन परमाणु है, ये क्या कर रहा है? उसमें छेद कर रहा है। यही क्लोरो या यही क्लोरीन परमाणु क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। तो ध्यान रखना, CFC का क्लोरीन परमाणु ओजोन में छेद का कारण है। ओजोन में छेद का कारण है। ज्यादा ये फ्लोरो नहीं करता, कार्बन नहीं करता, लेकिन ज्यादा छेद कौन कर रहा है? ये क्लोरीन परमाणु कर रहा है। और ये बात आपको बहुत कम बुकों में मिलती है। अगर आपके पास बुक है, अगर उसमें है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके भाई ने आपके लिए बता दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरो परमाणु होता है, क्लोरीन परमाणु जो होता है, वो क्या करता है? ओजोन में छेद करता है। वो क्या करता है? ओजोन में छेद करता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है कि भाई इस छेद को सर्वप्रथम कब देखा गया था? भाई इसकी जानकारी कब दी गई थी? ये तो बात कब की है? ये बात है 1985 की। भाई ठीक है, इसकी जानकारी तो हमें 1985 में दी गई थी, लेकिन सबसे पहले देखा कब गया था? ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, ओजोन छेद की अगर बात करते हैं तो ओजोन छेद को 1885 में, ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझ लेना इस बात को। भाई इसकी जानकारी कब दी गई थी? इसकी जानकारी तो 1985 में दी गई थी, लेकिन सर्वप्रथम इसको देखा कब गया था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 1885 में अंटार्कटिका में देखा गया था। 1885 में कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में। 1885 में अंटार्कटिका में निम्बस 7 नाम का एक उपग्रह था। निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा देखा गया। निम्बस उपग्रह के द्वारा छेद को देखा गया। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भी ठीक है, देख कब लिया गया था? 1885 में। 1885 में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। किस उपग्रह के द्वारा देखा गया था? निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा देखा गया था। किसको? ओजोन के छेद को। और इसकी जानकारी कब दी गई? हमें 100 साल बाद, यानी 1985 में दी गई थी। 1985 में सभी व्यक्तियों को या सभी पूरे विश्व को यह बता दिया था कि ओजोन में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। हालांकि ये बात कब पता चल गई थी? ये बात पता लग गई थी हमें 1885 में ही, लेकिन बताया कब गया था? 1985 में बताया गया था। और 1885 यानी 100 साल बाद बताया गया था। निम्बस 7 नाम के उपग्रह के द्वारा इसको देखा गया था। अंटार्कटिका में देखा गया था। उसके बाद
ये पता लगाने के बाद 1985 में इसको क्या किया गया, नेचर नाम की पत्रिका में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे प्रतिवेदन में इसकी क्या बताई गई थी, इसके छेद की जानकारी में दी गई थी। ये कुछ बातें हैं इसके क्षरण के बारे में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैं आपको बातें इस प्रकार से बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊंगा। इस CFC गैस को, इस CFC गैस को यहां पर बता रहा हूं, इस CFC गैस को फ्रियोन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन गैस भी बोलते हैं इसको, फ्रियोन गैस। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन परत में छेद होने का या ओजोन परत में क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप में उसको दे देंगे, उसमें आपको दे देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, मेथेन गैस, फ्रियोन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना, इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को फ्रियोन गैस भी कहते हैं और इसे ही हम CFC कहते हैं। और CFC का जो क्लोरीन परमाणु है वही क्या करता है, उसमें छेद उत्पन्न करता है। ये बात याद रहेगी अच्छे से? बिल्कुल रहेगी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे चर्चा करते हैं ओजोन परत में छेद के बारे में। अब देखो, ये तो छेद हो गया, छेद हो रहा है। अब अगर ये छेद होगा तो क्या होगा? छेद होने से हानि क्या है भाई? इसमें जो छेद हो रहा है उसमें हानि, उससे हमें हानि क्या है भाई? हानि तो यही है कि ये जो लाभ हमें पहुंचा रही थी वो लाभ नहीं पहुंचाएगी। और हमें लाभ क्या पहुंचा रही थी? ये हमारे शरीर पर आने वाली, सूर्य से आने वाली जो पेराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचा रही थी। अगर इसमें छेद होगा तो उन पेराबैंगनी किरणों से हम बच नहीं पाएंगे, उस पेराबैंगनी किरणों से हम क्या नहीं कर पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। और हमारे क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और उन रोगों की चर्चा करते हैं, उन रोगों की चर्चा करते हैं। कहने का मतलब इसका दुष्प्रभाव क्या है, ओजोन क्षरण का या फिर ओजोन में छिद्र के, ओजोन में छिद्र का दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव मतलब बुरा प्रभाव। इसका बुरा प्रभाव क्या है वो हमें पढ़ना है। तो अच्छे से समझना इस बात को कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, उसका बुरा प्रभाव क्या है? उसका बुरा प्रभाव यही है कि जो ओजोन परत हमारे लिए काम कर रही थी, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो काम कर रही थी वो काम नहीं कर पाएगी। तो इसका बुरा प्रभाव क्या है? पेराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं कर पाएगी, अवशोषित नहीं कर पाएगी, जिससे त्वचा का कैंसर तथा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कॉर्निया शोथ रोग हो जाएगा, तथा कॉर्निया शोथ रोग हो जाएगा। अब इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है अच्छे से। देखिए मैंने क्या लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया है कि अगर ओजोन परत में छेद होगा तो पेराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित नहीं कर पाएंगी, सूर्य से आने वाली पेराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। और जब ये पेराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करेंगे तो हमारे कौन सा रोग हो जाएगा? हमारे एक तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कॉर्निया शोथ रोग हो जाएगा। अब त्वचा का कैंसर क्या है वो तो आपको पता है, हमारी त्वचा के ऊपर कैंसर हो जाएगा, है ना, ट्यूमर हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो त्वचा का कैंसर होता है, इसके साथ साथ कॉर्निया शोथ रोग भी होता है। लेकिन कॉर्निया शोथ रोग होता क्या है, इसका कारण क्या है? कॉर्निया शोथ का मतलब यह है कि अगर हमारे कॉर्निया के ऊपर क्या पड़ेगी? पेराबैंगनी किरणें पड़ेगी ना, तो हमारा कॉर्निया धुंधला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा और हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। कॉर्निया शोथ का मतलब क्या होता है? यह धुंधला हो जाएगा, यह धुंधला हो जाता है तथा क्या नहीं कर पाता है? तथा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अब ये बात तो सिंपल सी है, ये आपसे पूछे या नहीं पूछे वो बात अलग है। लेकिन एक बात आपसे पूछ सकता है कि कॉर्निया शोथ रोग का कारण क्या है? कॉर्निया शोथ रोग का कारण क्या है? तो आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कॉर्निया शोथ रोग का कारण क्या है, तो आप क्या लिखोगे? ऑप्शन में क्या देगा? एक तो देगा पेराबैंगनी किरण, ठीक है। ऑप्शन दूसरे में दे देगा कोई CFC गैस, है ना। तीसरा दे देगा CH4 गैस और 4th नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया, पहला क्वेश्चन यही है कि कॉर्निया शोथ रोग का कारण क्या है? कॉर्निया शोथ रोग का कारण क्या है ना? इसका
कारण। ऑप्शन में इस प्रकार से आपको 4 दे सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन क्या देगा, पहला ऑप्शन दे देगा पेरा बैंगनी किरण ए, पेरा बैंगनी किरण बी, पेरा बैंगनी किरण बी, इसके बाद 3 नंबर में दे देगा CFC और 4 नंबर में दे देगा CH4। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए। अब इसमें से आप क्या करोगे, इसमें भी पेरा बैंगनी किरण नाम दे रखा है और इसमें भी पेरा बैंगनी किरण नाम दे रखा है। तो अब आपके ये थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोर्निया शोध रोग है ना, वो होता तो पेरा बैंगनी किरण के कारण है, लेकिन पेरा बैंगनी भी कौन सी किरण होती है, पेरा बैंगनी बी किरण। पेरा बैंगनी बी किरण के कारण क्या होता है, कोर्निया शोध रोग होता है। तो ध्यान रखना, ये बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने यही पढ़ा है कि केवल और केवल पेरा बैंगनी किरण से होता है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये दे। ऑप्शन में आपको पेरा बैंगनी ए, पेरा बैंगनी बी, पेरा बैंगनी सी इस प्रकार से दे सकता है, अल्फा बीटा भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, पेरा बैंगनी बी के कारण, पेरा बैंगनी बी के कारण होता है। किसके कारण होता है, पेरा बैंगनी बी प्रकाश की किरण के कारण कोर्निया शोध रोग होता है, जिसमें कोर्निया धुंधला हो जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई हमें नहीं देता है। ये होता है कोर्निया शोध रोग। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। तो ये मैंने आपको बताया ओजोन में जो छिद्र हो रहा है उसका दुष्प्रभाव। भाई ओजोन में छिद्र होगा तो उससे क्या हमें बुरा प्रभाव पड़ेगा, यही बात मैंने आपको बताई है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम इस ओजोन छिद्र से किस प्रकार से बच सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस ओजोन छिद्र से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, या फिर ओजोन का अपघटन किस प्रकार से न हो, मतलब ओजोन का अपघटन किस प्रकार से होने से बचाया जा सकता है ना। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इसका बचाव क्या है, इसका बचाव क्या है भाई, ओजोन में छिद्र न हो, इसका बचाव तो यही है कि हम क्या न करें, हम CFC गैस उत्पन्न न करें, हमें क्या न करें, CH4 गैस उत्पन्न न करें, हम N2O गैस उत्पन्न न करें। ये संभव नहीं है। हम फ्रिज के बगैर नहीं रह सकते, हम AC के बगैर नहीं रह सकते, हम घर में जीवाश्म जलाने के बगैर नहीं रह सकते, और हम फैक्ट्रियों के बगैर नहीं रह सकते। हमें सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अलग, कोई ना कोई अलग हमें अपनाना पड़ेगा, तभी इससे बचा जा सकता है। क्योंकि ये जो CH4, ये जो CFC है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे लिए जरूरी है, ये हमारी सुविधा बन चुकी हैं, ये हमारे जीवन का पार्ट बन चुके हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसको नहीं छोड़ेंगे तो हमारी ओजोन परत में क्या होगा, छेद होगा। अगर ओजोन परत में छेद होगा तो हमारी बीमारी होगी। तो क्या करें ऐसा, इसके लिए एक उपाय है, हम CFC के स्थान पर HFC का मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC के स्थान पर HFC का प्रयोग, CFC के स्थान पर HFC का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी इस छेद से बचा जा सकता है, इस ओजोन परत के क्षरण से बचा जा सकता है। क्यों बचा जा सकता है, क्योंकि CFC गैस में जो ये जो क्लोरीन परमाणु है ना, यही इसमें छेद उत्पन्न करता है, और इस HFC में ये क्लोरीन है ही नहीं। अब इसमें अगर क्लोरीन होगा ही नहीं तो बताओ छेद कैसे होगा। इसलिए हम इस CFC की जगह किसका उपयोग करेंगे, HFC का प्रयोग करेंगे ना, तो इस क्षरण से हम बच सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और हमें फ्रिज कूलर ये भी बंद नहीं करने पड़ेंगे, और हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर इनका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म भी जला सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं होता। जैसे CH4 मैंने जो बताया था, CH4 बताया था, N2O बताया था, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। मुख्य भूमिका CFC की होती है, और CFC को बदलकर हम किसके अंदर कर दें, HFC में कर दें, तो इससे हम बच सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। ये था हमारा ओजोन परत का क्षरण। दोस्तों मैं आपको क्या करवा चुका हूं वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे और हमने क्या पढ़ लिया। देखिए हमने स्टार्ट किया था वायु प्रदूषण को स्टार्ट किया था, लेकिन वायु प्रदूषण के टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक मैंने शामिल करवा दिए, क्योंकि वायु प्रदूषण से वो संबंधित थे, है ना। तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वायु प्रदूषण का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।
अब देखो, मैंने आपको वायु प्रदूषण का टॉपिक स्टार्ट करवाया था, और वायु प्रदूषण सबसे पहले क्या होता है ये बात मैंने आपको बताई। मैंने 3 या 4 पार्ट करवा दिए वायु प्रदूषण के, बड़ा पार्ट हो गया, लेकिन यहां से आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने डिटेल से बताया है। वायु प्रदूषण क्या होता है ये मैंने आपको बताया क्या होता है। उसके बाद वायु प्रदूषक क्या होते हैं, वायु प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषक के प्रकार बताए थे, है ना। फिर मैंने आपको यह बताया कि वायु प्रदूषक के मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ा था। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, ये मैंने आपको 1 नंबर पॉइंट पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था SO2 और SO3 के बारे में, ये क्या करते हैं। उसके बाद मैंने आपको 3 नंबर पढ़ाया था अदहित हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी CH4 के बारे में, अदहित हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको लॉस एंजिल्स स्मोग के बारे में पढ़ाया था, लॉस एंजिल्स स्मोग के बारे में, लॉस एंजिल्स स्मोग के बारे में। फिर मैंने आपको लंदन स्मोग के बारे में पढ़ाया था, है ना। उसके बाद मैंने आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ाया था, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। फिर मैंने आपको अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ाया, और 8 नंबर हमने पढ़ा है पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं। और पर्यावरणीय समस्या क्या होती हैं ये बात मैंने बताई। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस पर्यावरणीय समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याएं पड़ी हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या में पहले हमने पढ़ी थी हरित ग्रह प्रभाव, और दूसरा हमने पढ़ा है ओजोन में छिद्र। इस प्रकार से हमारा टॉपिक चला है किसका, वायु प्रदूषण का। किसका चला है, वायु प्रदूषण का। तो आज जो हमने पढ़ा है वो किसका पार्ट पढ़ा है, आज हमने पर्यावरणीय जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित हमने एक टॉपिक पढ़ा है, ओजोन परत में छिद्र। इस प्रकार से हमारा टॉपिक चला है, और इस प्रकार से मैंने आपको करवाया है। इसका मतलब ये सारे जो टॉपिक है ना, ये सभी के सभी किस में शामिल हैं, वायु प्रदूषण में शामिल हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मुझे क्या और पढ़ना है, तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, हमने क्या पढ़ा है और क्या और पढ़ने वाले हैं। वायु प्रदूषण कंप्लीट हो गया। इससे आगे हमारा आने वाला है ध्वनि प्रदूषण, फिर आएगा जल प्रदूषण, उसके बाद कंप्लीट। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलने वाला है। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट आई है, यहां पर बात एक इंपॉर्टेंट आई है पर्यावरणीय समस्या की, क्योंकि मैंने आपको पर्यावरणीय समस्या के बारे में बताया है, और पर्यावरणीय समस्या के बारे में 2 क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं। और वो क्वेश्चन मैं आपको अभी नोट में लिखवाने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको पर्यावरणीय समस्या के बारे में पढ़ाया, और पर्यावरणीय समस्या में हमने हरित ग्रह प्रभाव और ओजोन के बारे में पढ़ा। अब इस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित 2 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, और वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे थे। अब वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, आप स्टार लगा के या फिर नोट लगा के इस बात को लिखोगे कि जो पर्यावरणीय समस्या होती है, पर्यावरणीय समस्या का तात्कालिक प्रभाव क्या है। भाई, पर्यावरणीय जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसका तत्काल में क्या प्रभाव है, और दीर्घ काल में क्या प्रभाव होगा, यानी आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा। तो यही हम 2 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो समझना, पर्यावरणीय समस्या का जो तत्कालिक प्रभाव है वो है वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात लिखोगे आप, पर्यावरणीय समस्या का तात्कालिक प्रभाव। अगर हम पर्यावरणीय समस्या के तात्कालिक प्रभाव की बात करें तो तत्काल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये पर्यावरणीय समस्या ऐसे ही उत्पन्न होती जाएंगी, हम CFC का उपयोग करेंगे ज़्यादा, हम CH4 का उपयोग ज़्यादा करेंगे, हम मतलब वायु प्रदूषकों का उपयोग ज़्यादा करेंगे, तो क्या तत्काल में क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हाल फिलहाल में ही क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग, यानी कहने का मतलब वर्तमान में तो क्या होगा, वर्तमान में तो इस पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान बढ़ेगा। अगर इसके ऊपर हमने नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यही आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, पर्यावरणीय समस्या का दीर्घकालीन प्रभाव। पर्यावरणीय समस्या का दीर्घकालीन क्या प्रभाव है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखोगे आप, ये जो पर्यावरणीय समस्या है इसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव है,
जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो जलवायु ही क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो जलवायु ही क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी। अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगी तो हमारा रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा, हमारी पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर आ जाएगी। क्योंकि जलवायु अगर परिवर्तन हो गई ना तो हम किसके लिए बने हैं? हाल फिलहाल के जलवायु के अनुसार बने हैं, लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो उसका प्रतिशोध बहुत ही अलग प्रकार का होगा। जैसे आपने अभी देखा है कोरोना वायरस, पहले ऐसा कोरोना वायरस कभी नहीं आया था, है ना। ऐसा वायरस बहुत आए लेकिन ऐसा वायरस नहीं आया था। ये अलग टाइप का आया तो देखो पूरी दुनिया हिल गई इससे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, पूरी दुनिया का कामकाज चौपट हो गया। इसी प्रकार से अगर यही चलता रहा ना तो आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन हो जाएगी और उस जलवायु परिवर्तन का हम सामना नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे? बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा ये था ओजोन परत का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मैंने पहले कमिटमेंट किया था कि मैं आपको वही ध्वनि प्रदूषण भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको ध्वनि प्रदूषण इसमें नहीं पढ़ा पाया, लेकिन अगले पार्ट में आपको जरूर पढ़ा दूंगा ध्वनि प्रदूषण क्या है इसके बारे में। उसके बाद हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जल प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने इतना सपोर्ट किया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, तो आप एक मैसेज जरूर करेंगे, सर मैंने लास्ट तक देखा है। आप लिखोगे हाँ सर मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है। अगर आप ये लिख के भेजोगे तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, कितने बच्चों को फायदा हो रहा है और कितने बच्चे दिल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे देखना है। आप कमेंट करोगे अच्छे से। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और आपसे मैं नमस्कार करता हूं, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। दोस्तों अगर आपसे सपोर्ट हो सके, अगर आपसे सहयोग हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सीलेंट गुरु। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे ना तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके वहां पर। और या अगर चर्चा करें तो वहां पर आपको PDF वगैरह दिया जा सके। चलिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।